हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और हम कर रहे हैं अपनी विजय भव सीरीज, जिसके अंदर चल रही है हमारी बहुत ही धमाकेदार बोर्ड एग्जाम की तैयारी। और चैप्टर नंबर 1 से ये बात तुम्हें पता चल ही गई होगी कि किस तरीके से तुम्हें यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। बिल्कुल भी तुम्हें ये फील नहीं आ रहा होगा कि यार ये तो सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जो पहले से पढ़ चुके हैं। तुमने कुछ भी नहीं भी पढ़ा ना अब तक, जीरो पर भी अगर तुम थे तो तुम्हें हीरो ही बनाया जा रहा है यहाँ पर। जीरो से तुम्हारे जो 95 प्लस का तुम्हारा जो टारगेट है, तुम्हें वहीं तक ले जाया जा रहा है और उसी तरीके से तुम्हें तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो बस अपनी काजल मैम की एक बात और मान लेना कि अब जो भी मैं कुछ पढ़ाने वाली हूँ उससे पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिनट के लिए वीडियो को स्टॉप करो। सारे जो भी आपने पॉइंट्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 में, यानी कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फटाफट से ना उसकी हेडिंग लिख दो कमेंट बॉक्स में। ये जो तुम कमेंट करोगे ना, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा और मैं और ज्यादा जोश के साथ पढ़ा पाऊंगी कि मेरे प्यारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ वो मुझसे डबल मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे मोटिवेशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दो ताकि मुझे पता चले कि हाँ तुम्हें सब कुछ याद है। तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस चैप्टर। तो फटाफट से एक्रोनिम ले लो क्योंकि तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। हाँ जी बच्चों, तो ये सारी एक्रोनिम्स आप लोग लिखेंगे जब आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा। फटाफट से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन की तरफ। ठीक है बेटा, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? देखो, हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा कि कुछ मैनेजमेंट होता है ना, कुछ मैनेजमेंट होता है। अगर अब तुम लोग ये बोले ना कि कुछ मैनेजमेंट होता है, मैंने तुम्हें ये बताया ना कि मैनेजमेंट क्या होता है, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जहां हम काम करते भी हैं, हम काम कराते भी हैं और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। बट बच्चों, ये जो काम किया जा रहा है यार, इसका कोई सिस्टम होना चाहिए ना, कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइंस कुछ तो होनी चाहिए। अब यार हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई कैसे भी उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं क्या? चलाते चलाते ना जाने कितने सारे डिसीजन लेने पड़ते होंगे, कितनी सारी प्रॉब्लम सामने आती होगी, इसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? मतलब कोई तो एक बुक होनी चाहिए ना कि जब भी हम कहीं पे आकर फंसे तो उस बुक को खोल ले और हमें गाइडलाइंस मिल जाए और डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए। जैसे होता है ना कि तुम लोग अगर घर में किसी भी समस्या में फंसे होते हो तो कहीं ना कहीं तुम उसे कई बार अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हो, कई बार अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हो, कई बार अपने टीचर्स के साथ या बड़े भाई बहन के साथ डिस्कस करते हो। क्यों? क्या वो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे? हो भी सकता है दे दें, या हो सकता है कि कई बार तुम उनकी कहानियां सुन रहे होते हो तो उनके एक्सपीरियंस से तुम्हें कुछ चीजें मिल जाती हैं, कोई सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तुम्हें पता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत है हमारे मैनेजमेंट के भी कुछ। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा? ये कुछ गाइडलाइंस है कि जब आप मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो करते हो, जब आप अपने बिजनेस में काम करते हो, तो उस टाइम पे आपके सामने अलग अलग सिचुएशंस आती हैं और हर एक सिचुएशन कहीं ना कहीं एक डिसीजन मांग रही है आपसे, यानी कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। अब उस डिसीजन मेकिंग के लिए तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तुम्हें वो गाइडलाइंस देंगी ताकि तुम उन डिसीजंस को ले पाओ, तुम्हारी मदद करेंगी। और ये कोई रूल नहीं है, ये हम क्या कहेंगे नहीं, क्या है ये? जस्ट एक गाइडलाइन की तरह तुम्हारे लिए काम करते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ये कीवर्ड है। क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। कि क्योंकि आपको यहाँ पर मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो करते हुए बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उन डिसीजन में तुम्हारी मदद करते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और कहीं हद तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि भाई हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके साथ डील करना है ना हमें यहाँ पे, तो उनके बिहेवियर को यहाँ पर गाइड करते हैं। ठीक है, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ऑब्वियस सी बात है यार, भाई साइंस तो हर एक चीज को एक तरीके से शो करता है, इसको प्रूव कर सकता है लेबोरेटरीज में और हर जगह इसका आउटकम सेम है, चीजें बदल नहीं रही है वहां पर। बट मैनेजमेंट के अंदर जैसे हमने पीछे पढ़ा कि मैनेजमेंट एज अ साइंस में हमने बोला ना मैनेजमेंट को इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं और उसके आउटकम्स हर जगह पर अलग अलग हो सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से हम चीजों को यहाँ पर बदल भी देते हैं। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस के प्रिंसिपल जैसे रिजिड नहीं होते, फ्लैक्सिबल होते हैं, जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसका देखो रीजन यही लिखा हुआ है, एज दिस डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। तो सिचुएशन के हिसाब से ही आपको प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो डेफिनेशन क्लियर हो गई। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है, किस चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए और बिहेवियर के लिए। चलिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसा है, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं भाई ये? तो चलो समझ लेते हैं कैसे हैं। तो बेटा सबसे पहला होता है इसके अंदर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब अप्लाई करना। देखो आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को ना किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हो। भाई हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों बनाया? मैनेजमेंट कहाँ चलता है? ऑर्गेनाइजेशन में तो चलता है, बिजनेस में ही तो चलता है। अब अगर बिजनेस में ही अप्लाई नहीं हो पाएंगे प्रिंसिपल्स तो क्या ही फायदा है ना? हमने ये बोला है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का आउटकम, रिजल्ट अलग अलग हो सकता है, बट अप्लाई तो तुम हर जगह पर कर सकते हो। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा सकते हैं इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, हर जगह पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई किए जा सकते हैं। तो मार्क कर ली आप लोगों ने लाइन, ठीक है, लिख ली है अपनी समरी नोटबुक में। जो हमारे यहाँ पर प्यारे प्यारे बालक हमारे जो शायद हो सकता है आज ही की क्लास में आकर हमसे जुड़े हों, उनको मैं ये बता दूं कि बच्चे इस क्लास के साथ आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है जिसको हमने नाम दिया हुआ है समरी नोटबुक, जिसको जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन सुबह एक बार पढ़कर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जितने पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं मेन पॉइंट्स, और जो मैं ये की लाइन्स बताती हूँ या कीवर्ड्स बताती हूँ, ये आपको साथ में उनके लिखना होता है। ठीक है, केस स्टडी में आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा जनरल गाइडलाइंस। अब जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि देखो दीज आर जस्ट द काइंड ऑफ सजेशंस और ओपिनियंस, सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा भाई तुमने ये काम किया ना तो तुम्हारा ये सॉल्यूशन इसी से निकल जाएगा, बस यही कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दीज आर नॉट द रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल योर बिजनेस प्रॉब्लम्स। की लाइन बोली है, लिखी हुई है देखो यहाँ पे, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस but do not provide straight jacket solution to all your managerial problem। आपकी सभी मैनेजर प्रॉब्लम का ये कोई स्ट्रेट रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। बार बार बोल रही हूँ, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि भिगोया दो और हो गया वाली कहानी नहीं भाई। बता रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे हो सकता है, बट वो आपको देखना है कि आप जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में क्या ये प्रिंसिपल वर्क कर पाएगा। तो हम सिर्फ गाइडलाइंस दे रहे हैं, हम सिर्फ सुझाव दे रहे हैं, पर उसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा वो बात की बात है। तो ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है जो हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई की जाती है, बट हाँ ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस सिचुएशन अलग अलग होती है ना भाई। आपका बिजनेस अलग तरीके से चल रहा है, किसी और का बिजनेस अलग तरीके से चल रहा है, तो हर बिजनेस की क्योंकि सिचुएशन अलग है इसलिए हर जगह पर इसका आउटकम अलग मिलता है। इसलिए हम ये नहीं कहते बिल्कुल भी कि ये जस्ट आपको सॉल्यूशन दे रहा है, रेडीमेड सॉल्यूशन। ये सिर्फ क्या है आपके लिए? गाइडलाइंस है। ठीक है, कैसे बनते हैं ये प्रिंसिपल? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। भाई बहुत दिग्गज लोग थे हमारे कुछ जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए अपनी अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उन्होंने उसके ऊपर एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, ताकि ये पता चल सके कि हर एक प्रिंसिपल से क्या आउटकम निकलता है, क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये सभी चीजें उन्होंने नोट डाउन करी। तो रातों रात डेवलप नहीं हुए, प्रैक्टिस है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये डेवलप किए गए हैं। उसके बाद फ्लैक्सिबल होते हैं, लेकिन बहुत प्यारे होते हैं, फ्लैक्सिबल हैं। बहुत ध्यान से समझना, बच्चा गलती करता है क्योंकि बच्चा तो नादान होता है, पर हमें बच्चे को बताना है ना कि वो कहाँ कहाँ गलती कर सकता है ताकि वो गलती ना करके आए। तो बेटा फ्लैक्सिबल और कॉन्टिनेंट में बड़े बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, पर तुम लोग नहीं करोगे। मतलब बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं बट मेरे प्यारे बच्चे तो नहीं करेंगे ये गलती। तो क्या है वो देखो, फ्लैक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लैक्सिबल है भाई, फ्लैक्सिबल, जैसी सिचुएशन होगी वैसा हो जाएंगे। सो दिस इज फ्लैक्सिबल। तो फ्लैक्सिबल के अंदर हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्कुल, कि जिसे आप मोड़ तोड़ नहीं सकते, जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसके अंदर बदलाव नहीं लाया जा सकता। ये कोई कानून नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता, ये तो सिर्फ गाइडलाइंस है।
तुम एक दिन रोते रोते गए अपने पापा के पास कि पापा बहुत परेशानी हो रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, तो तुम्हारे पापा ने भी, भाई बचपन से वो भी तो निकले हैं अपने, तो उन्होंने भी अपनी बचपन की कोई एक कहानी सुनाई, उस कहानी में तुम्हें दिखा कि यार हाँ कुछ कुछ सिचुएशन तो मेरी भी ऐसी हो रही है, लेकिन हाँ इस सिचुएशन में अगर मैं थोड़े से चेंज कर दूं तो मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो तुमने बिल्कुल वो नहीं किया जो तुम्हारे पापा ने किया था एग्जैक्टली, तुमने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए और उसके बाद तुमने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। तो ये क्या है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, विच कैन बी मॉडिफाइड, जिसको आप अडेप्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से आप इसमें बदलाव ला सकते हो। दिस इज फ्लेक्सिबल, बदल सकते हो आप इसको, ठीक है। अब उसके बाद आता है मेनली बिहेवियरल। बिहेवियरल क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के साथ आप डील करते हो, तो क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम करते हैं एट इन्फ्लुएंसिंग द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, इसलिए ये बिहेवियरल होते हैं। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है इन सब में। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि एक प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? काम को बांटो लोगों के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, मतलब जिसको जो काम करना आता है वो काम उसको करने दो। अब इससे क्या होगा? अब जिसको जो काम करना आता होगा जब वो रिपीटेडली उस काम को करेगा तो उसका स्पेशलाइजेशन आएगा, वेस्टेज कम हो जाएगी, है ना। तो डिवीजन ऑफ वर्क लगाने की वजह से क्या मिला? स्पेशलाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ वर्क हुआ कॉज और स्पेशलाइजेशन हुआ उसका इफेक्ट। तो जितने भी प्रिंसिपल आप यहाँ पर पढ़ोगे अभी आगे, उन सभी के बीच में होता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये यहाँ पर आप इसको मार्क कर सकते हो, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को। अब आते हैं हमारे कॉन्टिंजेंट पे। तो ये दो इंपॉर्टेंट है बहुत हमारे। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, जब भी तुम किसी भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हो ना, तो पहले ये देखो सिचुएशन है क्या, इस टाइम पर क्या हो रहा है। भाई तुमने सोचा कि यार अच्छा 11th में तो हम लोगों ने ऐसे किया था, लास्ट में बस 2 सैंपल पेपर कर लिए थे और हम पास हो गए थे। अब उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी कि भाई जो तुम्हारी स्कूल की टीचर थी ना, जो स्कूल की टीचर थी, उसने भी नेट से वही वाला सैंपल पेपर निकाला जो नेट से सैंपल पेपर तुम लोग करके गए थे, और इसीलिए तुम्हारे बढ़िया वाले मार्क्स आ गए, क्योंकि ये तुम्हारा लक चल गया वहां पे। पर सीबीएसई में भी ऐसा हो जाएगा क्या तुम्हारे साथ कि तुमने यहाँ से नेट से 2 सैंपल पेपर निकाले और तुम्हें लगता है कि वही सैंपल पेपर तुम्हें वहां पर देखने को मिल जाएगा? भाई वो सिचुएशन अलग है, वो स्कूल का पेपर था, ये बोर्ड एग्जाम है, तो दोनों सिचुएशन अलग अलग है ना। तो दोनों सिचुएशन के हिसाब से तुमको तैयारी करनी है ना। तुमने स्कूल के एग्जाम में अपने पीछे वाले जो तुम्हारा दोस्त था, तुमने उसको पटा लिया कि भाई देख तू ये वाला चैप्टर कराई हो, मैं ये वाला चैप्टर कराऊंगा, अपन लोग यारी दोस्ती में मिलजुल कर अपना पेपर सॉल्व कर लेंगे। चलो वो काम तुमने कर भी लिया और वहां पे तुम सक्सेसफुल हो भी गए, बट भाई बोर्ड एग्जाम में कहीं और जाकर पेपर देना है, 2-2 इन्विजिलेटर तुम्हें घूरते रहेंगे पूरे टाइम पर, तुम्हारे पर पूरी नजर रखेंगे, तुम नहीं कर पाओगे वहां पर कुछ भी। तो अब बताओ जरा क्या कर लोगे? सिचुएशन अलग है ना। तो जब सिचुएशन अलग होते हैं तो तैयारी भी तो अलग तरीके से होनी चाहिए ना, जोरदार तैयारी होनी चाहिए ना बोर्ड एग्जाम की। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी तुमको यही सिखाते हैं कि बेटा कंटिंजेंट कहता है कि आपको ना प्रिवेलिंग सिचुएशन देखनी है। प्रिवेलिंग, अब क्या चल रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो चीज चल रही है उस हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने जो भी आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसकी एप्लीकेशन को चेंज करना पड़ेगा एज पर दिस सिचुएशन। अब आप कहेंगे मैडम ये फ्लेक्सिबल में भी तो पढ़ा था हमने। ये नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें फ्लेक्सिबल में, मैंने तुम्हें फ्लेक्सिबल में ये पढ़ाया है कि तुम अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में चेंज कर सकते हो। जिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को तुम अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर तुम बदलाव ला सकते हो। पर कॉन्टिंजेंट में मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम किस तरीके से प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो, कि तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल लगाना है। कि जब तुम्हारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी तो तुमने डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई नहीं किया, लेकिन जब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई, काम बढ़ने लग गया, तो तुमने सोचा कि डिवीजन ऑफ वर्क लगाते हैं। यानी कि कौन सी सिचुएशन में प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है वो कॉन्टिंजेंट है। यहाँ पर प्रिंसिपल के अंदर चेंजेस है तो यहाँ उसकी एप्लीकेशन में चेंजेस है कि कैसे उसको अप्लाई करना है, ठीक है। बात समझ आ गई ना फ्लेक्सिबल और कॉन्टिंजेंट में? चलो बहुत बढ़िया। तो हमारे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए एकदम क्लियर, ठीक। चलो नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे से दोबारा से वीडियो को करो और देखो, समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंस।
क्या इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो सिग्निफिकेंस पूछे तो भी यही लिखना है, इंपॉर्टेंस पूछे तो भी यही लिखना है, ठीक है। अब ये वाला जो आपका टॉपिक है ना, समटाइम्स वो क्या करते हैं 6 नंबर में 3 पॉइंट आपको खुद लिख के दे देंगे और आपको पूरा पूरा उसके अंदर डिटेल लिखना है। अब 6 नंबर में यानी कि 1 पॉइंट 2 नंबर का, और हेडिंग का नंबर भी नहीं मिलने वाला। क्यों? हेडिंग उन्होंने खुद दे दी है। अब क्या करोगे बताओ? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे हेडिंग पढ़ के चले जाएंगे, हर हेडिंग में आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। बहुत तेज है सीबीएसई, बहुत सारे क्वेश्चन में हेडिंग खुद ही लिख के दे देती है। क्या करोगे? वहां से आधा नंबर कैसे लोगे बताना जरा। और 2 नंबर में अच्छी खासी एप्लीकेशन लिख कर आनी पड़ेगी पर पॉइंट के हिसाब से। तो मेरे बच्चों अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। अब देखो कैसे तैयारी करनी है। पहला पॉइंट क्या है? प्रोवाइडिंग द यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि ये जो तुम्हारे दिमाग में इतने खुराफाती आइडियाज आते हैं ना, अगर तुमने अच्छे से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी किया, उसको समझा, तो बेटा आपकी ये नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तुम्हारी मदद करेगा कि जो तुम्हारे इनसाइट्स है ना, उसको हम रियलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ढंग से समझा होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं? मैनेजर्स को गाइड करते हैं यूजफुल इनसाइट्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई करने पे। और अगर तुमने इन प्रिंसिपल को पढ़ लिया और इसको फॉलो कर लिया, तो ये तुम्हारी नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग, इन सभी चीजों को इंप्रूव करेंगे ताकि तुम अलग अलग तरीके की बिजनेस सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के साथ डील कर सको। क्योंकि क्या होता है ना, देखो यार, किसी चीज को जब हम खुद पढ़कर अप्लाई करते हैं ना, जैसे मैंने हो सकता है तुम्हें पहले भी ये बोला हो कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग घुसने की कोशिश करते हैं। एक दिन का ट्रेड देके एक दिन अपने बराबर में दोस्त को बैठे हुए देखते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से करता है, अच्छा चलो ऐसे ही होता होगा। वो एक दिन का खेल नहीं है, एक दिन में तुम मास्टर नहीं बन सकते उस चीज में। लेकिन हाँ, उस चीज को अगर तुमने प्रैक्टिस किया है 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, तुमने उसके ऊपर प्रैक्टिस किया है, तुमने उस चीज को समझा है, हर एक सिचुएशन में तुमने उस चीज को जाना है, उसके बारे में पढ़ाई करी है, तो तुम और बेहतर उस चीज को कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही समझाता है कि अगर आपने इन प्रिंसिपल्स को पढ़ा है तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, अच्छे से बिजनेस सिचुएशन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। दूसरा क्या आता है बच्चे? दूसरा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब किसी चीज को समझ के सीख कर करोगे ना, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करोगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना, बेस्ट पॉसिबल मैनर में, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। मम्मी कहती है ना टूथपेस्ट खत्म हो गया, अरे नालायको टूथपेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, रुको मैं निकाल कर देती हूँ। पूरा उसको स्क्विज करके देंगी, काट के अंदर से भी निकाल के तुम्हें टूथपेस्ट पकड़ा दिया जाएगा। शैम्पू की बोतल में पानी डाल के एक बार और शैम्पू इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है ना, क्या है? सीखा है भाई, समझा है उन्होंने। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि आप लोगों ने यहाँ पर अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर सही तरीके से पढ़ा होगा तो हर रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए ये आपको समझ आएगा। प्लस इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज के बारे में बात करता है? कि हमने ना यहाँ पर मैनेजर्स का एक दायरा बना रखा है, कि एक बाउंड्री सेट कर रखी है हमने मैनेजर्स की, कि भाई देखो इस बाउंड्री को आपको क्रॉस नहीं करना, इसी अथॉरिटी, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको यहाँ पर काम करना है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। चलो इसमें कुछ की लाइंस बताती हूँ। पहली बात तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे समझ सकते हो? कि यहाँ पर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर्स को इक्विप मतलब उसको इस तरीके से चीजें प्रोवाइड करता है कि वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं अपने डिसीजन और एक्शंस में, कि अगर एक प्रिंसिपल अप्लाई किया गया तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। उसी हिसाब से रिसोर्सेज बांटे जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब आप अपने मैनेजर्स को ये बता रहे हो, ये समझा रहे हो कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो, ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने मैनेजर्स की कुछ बाउंड्रीज को सेट कर रहे हो कि वो मैनेजरल डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो जब सारी चीजें एकदम माइंड में क्लियर होती है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ही होता है, तो वेस्टेज भी कम होगी और हमारा जो काम है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बढ़िया तरीके से चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा साइंटिफिक डिसीजन। अब मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन ऐसे ही नहीं लिए जाते कि हाँ ठीक है भाई कुछ भी कर लो, जो मन में आया वो कर लो। ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा इस तरीके से। आपको बहुत सारी चीजों को लॉजिकली यहाँ पर सोचना पड़ता है, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए रादर देन द ब्लाइंड फेथ।
आंख बंद करके किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करना, लॉजिक्स पे वर्क करना है कि यार अगर ये डिसीजन लिया जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे हमारा क्या पर्सपेक्टिव है और इसका आउटकम क्या हो सकता है। तो सब चीजों को साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली, लॉजिकली सोचना है, आंख बंद करके किसी भी चीज पर यहाँ पर हमें विश्वास नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, जो भी डिसीजंस होते हैं वो फैक्ट्स पे और फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं और थॉटफुल डिसीजंस होते हैं वो सारे हमारे, और जस्टिफिएबल होते हैं, यानी कि आप उसे जस्टिफाई कर सकते हो कि हमारा उसके पीछे पर्पस क्या है। आप इन चीजों को इवैल्यूएट भी कर सकते हो, मेजर भी कर सकते हो, रियलिस्टिक होते हैं और किसी भी तरीके का यहाँ पर हमारा मतलब पर्सनल कुछ नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई पर्सनल हमारा फेवरिज्म नहीं होना चाहिए किसी के टुवर्ड्स। हम यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल होकर डिसीजन लेते हैं साइंटिफिकली, ठीक है। उसके बाद मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि बदलते हुए समय के साथ, क्योंकि हमें बदलना है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेटली हमारी इस चीज में मदद करता है कि जैसे चीजें बदल रही हैं उस हिसाब से हमें अपने बिजनेस को भी बदलना है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इफेक्टिव हैं, डायनामिक है और ये ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं कि जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे आपको भी अपने आप को चेंज करना होगा। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी नहीं दोगे ना तो वो कहेंगे कि बाबूजी राम राम, कल से अपन नहीं आएगा, क्यों, आप हमको अच्छी दिहाड़ी नहीं देते हो तो हम क्यों आपके यहाँ पर काम करें। तो यानी कि आपने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी देनी है। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल बनाया गया है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तुम क्या करते हो, अपने एम्प्लॉयज को बहुत धमकाते हो, अच्छे से काम नहीं करता है, काम नहीं करेगा तो तुझे निकाल दिया जाएगा। 10 दिन हुए उसे आए हुए, अभी वो सीख रहा है बेचारा काम, तुमने उसको कहा कि अच्छा चल चल तू अच्छा सा काम नहीं करता, निकल चल अपने ऑर्गेनाइजेशन से हमारे। क्या तरीका है ये, स्टेबिलिटी नहीं है कोई। एक प्रिंसिपल है जो इस बारे में भी बात करता है। तुम क्या करते हो, तुम्हारा एक दोस्त भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और तुम्हारी एक सहेली भी काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में। सहेली गलती करती है उसको डांटते नहीं हो, दोस्त गलती करता है तो उसको सुना देते हो सबके सामने। कितनी गलत बात है ना। कोई इक्विटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको सहेली को ज्यादा पैसे दे रहे हो, दोस्त को कम पैसे दे रहे हो, कितनी गलत बात है तुम्हारी। इक्विटी एक प्रिंसिपल है। तो बेटा ये सारी बातें जो मैं तुम्हें समाज सेवा की बता रही हूँ ना, ये है तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उससे पूरी कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए और मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन्हीं सब चीजों के लिए मैनेजर्स को गाइड करता है कि कैसे वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं। अब उसी के साथ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च की बात होती है कि जितने भी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन का पार्ट है, आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है, आपकी रिसर्च का पार्ट है। आपने सुना होगा BBA, MBA। जब आप ऐसे मैनेजमेंट कोर्सेज में जाओगे ना बच्चे, तो वहां पर आपके करिकुलम का पार्ट होगा ये। आपके करिकुलम के अंदर सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाए जाएंगे। जैसे मैथ्स में सिखाते हैं ना हम लोग, काउंटिंग सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं। तो बस ये समझ लो कि अगर आपको मैनेजमेंट की लाइन में घुसना है ना, तो सबसे पहले मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कोर दिल है भाई, दिल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट का दिल है और ये आपके नॉलेज को इंक्रीज करते हैं कि अगर कभी भी आप किसी मैनेजमेंट की फील्ड में अगर जाते हो तो वहां पर आपके रिसर्च, आपकी ट्रेनिंग का पार्ट होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गए, तो थम्स अप कर देना मैम को और थोड़े से दिल भेज देना ताकि मैम मोटिवेट हो कि हाँ मेरे प्यारे 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 बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं उन 2 लोगों के बारे में जिनकी वजह से ये चैप्टर हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ उन 2 लोगों की जिन्होंने हमें दिए हैं भर भर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एक थे तो हमारे हेनरी फ्योल साहब जिन्होंने हमें दिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो दूसरे थे हमारे साइंटिस्ट साहब यानी कि हमारे फेडरिक विंस्लो टेलर यानी कि FW टेलर, जिन्होंने हमें दिए कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। और साथ ही साथ क्योंकि साइंटिस्ट आदमी थे तो सिर्फ प्रिंसिपल्स इनका कहाँ ही काम चलने वाला था, इन्होंने हमें दी कुछ 7 टेक्निक्स भी। तो चलो 1 बाय 1 इनकी प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिस्टर FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में। क्योंकि टेलर साहब साइंटिस्ट थे तो इन्होंने मैनेजमेंट के अंदर भी अपनी साइंस यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी और हमें मैनेजमेंट को साइंटिफिकली सिखाया। अब जब बात होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की तो टेलर साहब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट से। तो टेलर साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने बोला ये आपको अपनी समरी नोटबुक में मेरे साथ लिखना है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिखा नहीं है, वरना तुम लोग हो जाते हो आलसी और फिर लिखते नहीं हो। तो लिखो मेरे साथ ये कीवर्ड्स है हमारे
knowing exactly what you want man to do। ठीक है, पहली लाइन तो ये कि सबसे पहले टेलर साहब ने ये बोला कि अगर आपको अपने मैनेजमेंट को साइंटिफिकली चलाना है ना, तो सोचना भी तो साइंटिफिकली पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको ये जान लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने एम्प्लॉय से क्या काम कराना चाहते हैं। आप ही को नहीं पता होगा तो आप उनको क्या बताओगे। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मुझे आपके 100 में से 100 दिलवाने आपको, अब उसके लिए मुझे तो पता होना चाहिए ना कि 100 में से 100 कैसे आएंगे। मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर मुझे ही कुछ नहीं आता होगा तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगी। तो सबसे पहले ये बात मुझे पता होनी चाहिए कि तुम्हें 100 में से 100 दिलवाने के लिए मुझे क्या कराना है तुमसे, कि तुम क्या करो। तो उसके लिए मैंने तुम्हें पूरा प्लानर दिया है ना, क्योंकि मैं तो साइंटिफिकली काम कर रही हूँ ना, मुझे तो पता है कि क्या करना है। तो टेलर साहब ने सबसे पहली चीज क्या बोली, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। प्लस सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, एक चीज और करनी है, फिर देखना भी है दैट दे डू इट, कि वो उस काम को कर रहे हो इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। कि भाई देखो, आपने ये तो सोच लिया, ये तो जान लिया कि आप क्या अपने वर्कर से काम कराना चाहते हो, अब देखना भी तो है कि वो उसे बेस्ट तरीके से कर रहे हो, इन द चीपेस्ट मैनर कर रहे हो। जब मैं तुम्हें बार बार बोलती रहती हूँ ना कि यार कमेंट बॉक्स में ये लिख दो, यार कमेंट बॉक्स में ये लिख दो, क्योंकि मुझे देखना है ना। फिलहाल तो मैं तुम लोग के घर आके नहीं देख पा रही हूँ ना, तुम लोग यहाँ पर आ पा रहे हो, तो यही तो हमारे बीच में एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि बेटा लिख दो कमेंट बॉक्स में, ये वाला पॉइंट लिख दो, ये वाला पॉइंट लिख दो, ताकि मुझे ये पता चल सके, मैं ये देख सकूँ कि आप उस चीज़ को बेस्ट मैनर में कर रहे हो या नहीं। क्योंकि टेलर साहब ने मुझे समझाया था कि मैडम ऐसे होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो समझ आ गया आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, कि सबसे पहले तो ये जानना कि आप अपने वर्कर से क्या काम कराना चाहते हैं, उसके बाद ये देखना कि वो उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में करे। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको, वेरी गुड। अब ये जो ऊपर यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है ना, वो जितने भी प्रिंसिपल्स या जितने भी हमारे पास टेक्निक्स है, उसको मिला जुला के कुछ उनकी लाइनें पिक करके जो है यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे। तो टेलर साहब ने हमें 4 प्रिंसिपल दे डाले। कितने? 4 प्रिंसिपल। अब उसमें पहला प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि बच्चों ये ना साइंस है, मैनेजमेंट एक साइंस है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। अब रूल ऑफ थंब का मतलब क्या था, कि भाई तुम एक कॉइन जो है वो टॉस कर रहे हो, अगर हेड आएगा तो ये करोगे, टेल आएगा तो ये करोगे। कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं चलता यहाँ पर कि चलो ठीक है ऐसा करके देखते हैं, वैसा करके देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल बेस यहाँ पर हम काम नहीं कर रहे, हिट एंड ट्रायल वाला काम नहीं कर रहे हम, ना ही हम यहाँ पे कोई पर्सनल जजमेंट लेकर चल रहे हैं। हम यहाँ पर हर एक चीज को साइंटिफिकली सोचते हैं, ऐसा टेलर साहब कहते थे। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन हमें बोली, जो लाइन यहाँ नहीं यहाँ लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। टेलर ने बोला देयर इज ऑलवेज अ वन बेस्ट मैथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। कि देखो काम करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम किसी भी एक काम को बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक मम्मी के 2 बेटे, एक था राजू एक था शामू। एक ही काम करने के लिए मम्मी ने अपने दोनों बेटों को दिया, एक ही काम मम्मी ने अपने दोनों बेटों को दिया, लेकिन दोनों ने उसको अपने अलग ही यूनिक मैनर में करा, अलग स्टाइल में करा, दोनों ने अलग अलग तरीके से काम करा। लेकिन हमें तो ये जानना था कि बेहतर कौन कर रहा है। और ये कैसे पता चला कि कौन बेहतर काम कर रहा है? भाई जिसने कम पैसे लगा के वो काम किया होगा, कम समय लगा के काम किया होगा, ज्यादा एफिशिएंसी से काम किया होगा, इसका मतलब। तो टेलर ने ये बोला कि किसी भी काम को करने के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हमें तो वन बेस्ट मेथड को ढूंढना है। और वो मेथड पता है आपको कैसे मिलेगा? वो मेथड मिलेगा स्टडी करके, एनालाइज करके। भाई चीज़ों को स्टडी करोगे, उसको एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तभी तो पता चलेगा कि बेस्ट मेथड कौन सा है। और क्यों ही ढूंढ रहे हैं हम ये बेस्ट मेथड? क्योंकि इसी से तुम्हारी टाइम, तुम्हारी मनी, तुम्हारे एफर्ट्स सब कुछ सेव होंगे। तो यही बात हमारे टेलर साहब ने समझाई। तो पहली बात क्या समझाई उन्होंने, कि किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हमें क्या ढूंढना है? एक वन बेस्ट मेथड ढूंढना है टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। की लाइन है, नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात आपको इसके अंदर क्या लिखनी है, कि ये मेथड डेवलप कैसे हो सकता है? ये मेथड डेवलप हो सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, ठीक। तीसरी बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो ये
कि टेलर साहब जी ने हमें एक ये बात भी बोली कि हम लोग ना हमेशा खतरों से बचने की कोशिश करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार शॉर्टकट अपना ले, बट उन्होंने कहा मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस मोर विल बी द रिटर्न। तुम जितने ही खतरों के खिलाड़ी बनोगे ना, जितने ही खतरों वाले रास्ते पे जाओगे, अंत में तुम्हें जो इसका रिजल्ट मिलेगा ना, वो भी बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। तो ये बात भी उन्होंने समझाई कि आप चीज़ों को देख के घबराएं ना, आप उसको उस प्रोसेस को फॉलो करें और देखो कि उसके आगे आपको क्या आगे रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो ये 3 बातें हमें टेलर साहब जी ने समझाई थी जो आपको लिखनी होगी। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ बातें हैं, देखो देयर शुड बी अ साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस। उन्होंने यही बोला कि साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस होना चाहिए ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब। जब भी हम कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का एक साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच। क्योंकि हमें ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड था ना, हमें उसको एलिमिनेट करना था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस पे, स्टडी पे, ऑब्जर्वेशन पे हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। सो वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप द न्यू टेक्निक्स, और इसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली वर्क करना होगा, तभी तो हम लोग यहाँ पे नई नई टेक्निक्स को इवॉल्व कर पाएंगे ना। देखो पुराने तरीके से अगर सारे काम करते रहोगे तो कुछ नया नहीं मिलेगा, जब चीज़ों को अलग अलग तरीके से करोगे तभी कुछ नई चीज़ इन्वेंट होगी। मम्मी की किचन में भी ना एक नई डिश उनके नए नए इन्वेंशन से ही इन्वेंट होती है, आपको पता है। तो आपकी मम्मी आपसे बहुत बेहतर तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट जानती है। तो समझ आ गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है ना मिलजुल कर चलना। अब यहाँ पर समझाया जाता है कि देखो वर्कर अपने ईगो में बैठा है कि अरे मैं काम नहीं करूंगा तो ये मैनेजमेंट क्या ही कर लेगा, और मैनेजमेंट अपने ईगो में बैठा है, अच्छा हम नहीं होंगे तो तुम क्या ही कर लोगे। बट दोनों को एक चीज समझनी है ना कि क्या दोनों एक दूसरे के बिना काम कर सकते हैं क्या? दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को ये रियलाइज करना है कि दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। तो उसके लिए उन्हें कॉन्सेप्ट फॉलो करना है विच इज नोन एज मेंटल रेवोल्यूशन। क्योंकि मेंटल रेवोल्यूशन ये कहता है कि देयर शुड बी अ चेंज इन देयर एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को ये रियलाइज करना है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला है कि मेंटल रेवोल्यूशन चाहिए ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर एंड वर्कर्स इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स रोल। भाई एक दूसरे के रोल को समझो और किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स में मत जाओ। ठीक, चलो उसके बाद ये मेलजोल बना लिया, तो अब चाहिए कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हमें ये नहीं सोचना अकेले अकेले नहीं चलना है, अकेले अकेले नहीं भागना इस दौड़ में। भाई मैनेजमेंट ही एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो मैनेजमेंट तो साथ की बात करती है, तुम्हारे हाथ की बात करती है कि हाथों में हाथ मिला के हमें एक साथ चलना है। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन प्रिंसिपल है कि हार्मनी तक पहुंच गया, उसके आगे कॉपरेशन चाहिए। जहां पर बात होती है कि कॉपरेशन चाहिए, कंपटीशन हमें यहाँ पर हटाना होगा। ठीक है, यानी कि कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द कॉपरेशन। इस चीज पर हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है बच्चे? यहाँ पर हमें फोकस करना होगा। और तो और यहाँ पर इस चीज के बारे में भी समझाया गया कि कभी अगर कोई हमारा वर्कर, हमारा एम्प्लॉय हमसे कोई सजेशन चाह रहा है तो हमें क्या करना है? हमें उन सजेशंस को वेलकम करना है। ठीक है, और अगर कोई सजेशन अच्छा है तो उसको रिवॉर्ड भी देना है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन भी सही तरीके से होना चाहिए, उसके अंदर भी किसी भी तरीके की कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में कही गई। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें आपको लोगों को यहाँ पर दिखेंगी जो मैंने आपको सारी बातें अभी बताई। अच्छा, इसके अंदर एक और बात बताई गई है कि ये चीज कैसे आएगी, कॉपरेशन कैसे आएगा, कि देखो वर्कर्स को हमेशा ये नहीं सोचना कि अपनी बात को मनवाने के लिए हम लोग स्ट्राइक्स पे बैठ जाएं, और मैनेजमेंट भी ये ना सोचे कि जितना भी उसने प्रॉफिट कमाया वो सारा का सारा प्रॉफिट वो अपनी जेब में डाल के बैठ जाए। उसे वो प्रॉफिट किसके साथ शेयर करना होता है? वर्कर्स के साथ। ठीक, लास्ट प्रिंसिपल क्या कहता है टेलर का? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हर किसी का डेवलपमेंट हो, ठीक है, और जब हर किसी का डेवलपमेंट होगा एफिशिएंसी आएगी, प्रोस्पेरिटी यानी कि सबका भला हो बेसिकली। अब सबका भला कैसे हो पाएगा? इसमें भी साइंस है। उन्होंने कहा कि हम जब अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं ना, तो एम्प्लॉयज शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। एम्प्लॉयज कैसे सिलेक्ट होने चाहिए हमारे बच्चे? एम्प्लॉयज होने चाहिए साइंटिफिकली सिलेक्ट। ठीक है, अब साइंटिफिकली सिलेक्ट का मतलब क्या है? कि जो काम आप अपने वर्कर को असाइन कर रहे हो वो उसके स्किल को मैच करता हो। ठीक है, जैसे कि जब मैं आप लोगों के सामने आई एज अ टीचर, तो क्या था वहां पर सर का एक मोटिव क्या था? कि बच्चों की बिजनेस स्टडीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो कोई ऐसा हो जो बिजनेस स्टडीज में मास्टर हो,
तो जब उन्हें पता चला कि मेरे स्किल्स बिजनेस स्टडीज के टूवर्ड्स बहुत ही परफेक्ट हैं, मैं स्पेशलिस्ट हूँ उस चीज के अंदर, तो उन्होंने मुझे वही वर्क असाइन किया। हालांकि मैं और भी बहुत कुछ तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, बट अभी फिलहाल उस टाइम पे तुम्हें नीड सिर्फ बिजनेस स्टडीज की थी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने साइंस का इस्तेमाल किया कि साइंटिफिकली चीज़ों को यूज़ किया। अब अगर वो मुझे ये बोलते कि नहीं मैडम आपको तो हिस्ट्री पढ़ानी है, आपको तो पॉल साइंस पढ़ानी है, तो मैंने तो कह देना था सर से कि हिस्ट्री में तो बन जाएगी बच्चों की मिस्ट्री। तो बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो मेरे स्किल्स को सूट ही नहीं करता है। और अगर मैं ये काम करूंगी जो मुझे करना ही नहीं आता, तो उससे ना तो मेरा भला होगा, ना आपका भला होगा, ना ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा, ना हमसे जुड़े हुए लोग, ना ही हमसे जुड़े हुए लोगों का भला होने वाला है। तो यहाँ पर टेलर साहब ने इसी चीज के बारे में समझाया कि साइंटिफिकली वर्क करो, साइंटिफिकली ही एम्प्लॉयज को यहाँ पर सिलेक्ट करो, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज टेकिंग द एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसीज। हमें अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों की कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना है आफ्टर देयर साइंटिफिक सिलेक्शन, क्योंकि उनका सिलेक्शन कैसे करना है, फिर साइंटिफिक सिलेक्शन करना है और वर्क असाइन करना है जो उनके टेम्परामेंट और उनकी एबिलिटीज को क्या करता हो, सूट करता हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको चारों के चारों प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे, थम्स अप कर देना। तो अब बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। चलो प्रिंसिपल्स तो बहुत इजी थे और सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल्स थे, लेकिन टेलर साहब ने हमें यहाँ पर कुछ टेक्निक्स भी दी, लेकिन उन सभी टेक्निक्स में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें समझाई। तो ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है टेक्निक्स के स्टडी में आपसे पूछ ली जाए। तो बेटा सबसे पहले देखो जरा बच्चे, सबसे पहले क्या है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अब फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब क्या है? देखो फंक्शनल का मतलब क्या है, फंक्शंस। ये फंक्शनल कहाँ से बना है, फंक्शन से। फॉर्मेनशिप का मतलब होता है, जैसे फॉरमैन होता है, फॉरमैन क्या होता है, एक तरीके से आपका सुपीरियर या सुपरवाइजर। तो यहाँ पर उन्होंने ना काम को कुछ सुपरवाइजर्स के बीच में बांटा था। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर पहले एक हमारे पास डायग्राम है वो दिखाती हूँ, और उसी से आपको ये पूरी जो टेक्निक है वो समझ में आ जाएगी। अब टेलर साहब जी ने ये कहा कि मान लो आप एक फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए हो एज अ फैक्ट्री मैनेजर, तो आपको फैक्ट्री में कितने तरीके का काम दिख रहा है? तो हमने कहा कि हमें फैक्ट्री में 2 तरीके का काम दिख रहा है। एक तरफ तो हमें सारे काम को कैसे करना है उसकी प्लानिंग करनी होगी, मतलब क्या क्या काम करना है, कितने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए, कितनी कॉस्ट के साथ काम हो जाना चाहिए, और तो और कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो एक मॉनिटर की तरह इन सभी वर्कर्स को संभाल सके। तो एक तो काम हमें ये दिख रहा है। दूसरा काम हमें ये दिख रहा है कि जो भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सोची हैं, समझी हैं, उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन करना है, यानी कि उन सभी चीजों पर हमें वर्क करना होगा। तो एज अ फैक्ट्री मैनेजर हमें लगता है कि 2 तरीके के काम हो रहे हैं, एक हो रहा है प्लानिंग का, तो एक हो रहा है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के काम को हम एग्जीक्यूशन वर्क भी कह सकते हैं। तो देखो यही किया गया यहाँ पर भी कि फैक्ट्री मैनेजर के अंडर यहाँ पर 2 तरीके के इंचार्जेस हमें देखने को मिलते हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। बट प्लानिंग इंचार्ज क्या एक ही चाहिए था? नहीं, इन्होंने कहा हमें 4 प्लानिंग इंचार्ज चाहिए, तो 4 ही प्रोडक्शन इंचार्ज चाहिए। तो बताओ, इतना मुश्किल सवाल मैं पूछने वाली हूँ तुमसे, उसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए कि 4 + 4 कितना होता है? नहीं बता पा रहे हो ना, मैं ही बताती हूँ। 4 + 4 कितना होता है? 8। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में जो काम है ना बच्चे, वो 8 फॉरमैन में डिवाइड किया गया, यानी कि 8 स्पेशलिस्ट जो अपने अपने एरिया में बहुत ही माहिर थे, उन सभी लोगों के बीच में काम को डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ कि 4 प्लानिंग इंचार्ज है हमारे पास, तो वो 4 प्लानिंग इंचार्ज कौन कौन से हैं? पहले नाम सुन लो, फिर उनका काम सुन लेना। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की बात करते हैं। इसका काम होता है कि जैसे ही तुम फैक्ट्री के अंदर घुसोगे तो तुम्हें सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, क्या काम करना है, कैसे काम करना है। यानी कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है आप सभी लोगों के लिए, आप सभी मतलब वर्कर्स लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करना, ठीक है। उसके बाद रूट क्लर्क क्या बताता है? रूट क्लर्क ये बताता है कि अरे शाब जी यहाँ से जाके दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, है ना, यही तो बताता होगा रूट क्लर्क। नलायको यही बताता होगा कि रूट क्लर्क। बच्चे रूट क्लर्क ये बताता है, ही स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ योर वर्क। डायरेक्शन ऑफ योर वर्क का मतलब है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे और किस तरीके का आप काम करेंगे, बेसिकली वो हमारा रूट क्लर्क बताता है, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है? एक एवरेज टाइम पीरियड बताता है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, और साथ ही साथ एक कॉस्ट शीट बनती है जो ये बताती है कि आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगी, मतलब उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। और डिसिप्लिनरियन तो तुम्हारा मॉनिटर रहेगा कि जब भी तुम्हारे बीच में किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो तुम्हारे उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेगा और वहाँ पे जो भी माहौल होगा वहाँ पर शांति बनाए रखेगा, ठीक है भाई। चलो ये तो हो गए प्लानिंग इंचार्ज।
अब हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज कौन कौन से हैं? 4, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। अब स्पीड बॉस क्या करता है? इसके नाम में ही स्पीड है, नाम में ही तेजी है, ये तो बहुत तेज होगा। तो स्पीड बॉस कहता है कि हमें यहाँ पर स्पीडली और एक्यूरेटली वर्क को कंप्लीट करना है। अब स्पीडली का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई ठीक है बस खाना पूर्ति कर लो, घास पीट दो, कर दो, जैसे मर्जी काम कर दो, बस पूरा कर दो समय पे, ऐसा नहीं, एक्यूरेटली करना है, यानी कि सही तरीके से काम को समय पर पूरा करना है। उसके बाद गैंग बॉस। अब गैंग बॉस है तो उसकी गैंग तो होगी, और गैंग बॉस का काम क्या होगा कि उसकी गैंग को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। तो गैंग बॉस का काम होता है टू कीप द मशीन्स एंड टूल रेडी फॉर द ऑपरेशन, कि जैसे ही मेरे गैंग पूरी एंटर हो मेरी फैक्ट्री के अंदर तो उनके लिए मशीन और टूल्स बिल्कुल रेडी हो, वो आए और काम करना शुरू कर दें, उनका एक भी समय जो है, एक भी मतलब कीमती समय जो है बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। उसके बाद रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस क्या करता होगा बच्चे? रिपेयर बॉस का क्या काम होगा कि मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, टूट फूट होती रहेगी, कुछ खराबी होती रहेगी, तो ये करता है उन सभी चीज़ों की मेंटेनेंस, यानी कि इसका काम बेसिकली रिपेयरिंग करने का ही है। और उसके बाद आता है हमारा इंस्पेक्टर। काम कर रहे हो, देखेगा कौन कि क्या काम कर रहे हो और कैसे काम कर रहे हो, तो है ना हमारे पास इंस्पेक्टर, तो ये चेक करता है आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे 8 फॉरमैन हैं इन सभी के अंडर काम करते हैं हमारे सारे वर्कर्स, और बस यही है हमारी फंक्शनल फॉरमैनशिप की टेक्निक। तो अगर ये टेक्निक आती है तो ये डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, तो फंक्शनल फॉरमैनशिप एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हम लोगों ने अलग कर दिया है, सुपरविजन यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया है स्पेशलाइज फंक्शन के बीच में, और हर एक फंक्शन के ऊपर हमने एक फॉरमैन बिठा दिया है। ठीक है, और 8 फॉरमैन से टोटल हमारे पास जो यहाँ पर अपनी अपनी प्रोसेस और अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। 4 है हमारे पास प्लानिंग के अंदर, 4 है हमारे पास एग्जीक्यूशन के अंदर। अब ये वाला जो बच्चे प्रिंसिपल है ना, ये हमारे फ्योल साहब के एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फ्योल साहब भी यही कहते हैं कि लोगों के स्किल्स के हिसाब से, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम को बांटना चाहिए। तो कौन सा प्रिंसिपल है, जब मैं उसे पढ़ाऊंगी तो याद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इससे रिलेट करता हुआ हमारे फ्योल साहब का एक प्रिंसिपल है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आप सिर्फ ऐसे समझ सकते हो कि हमने ना एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, हमने एक गोल सेट कर दिया, आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, एक टारगेट सेट कर दिया है, या हमने आपकी परफॉर्मेंस का एक एक्सीलेंस लेवल सेट कर दिया है। मान लो कि मेरे पास एक मशीन है, मैं उस मशीन को जब 7 घंटे चलाती हूँ तो मुझे 100 यूनिट बनाकर देती है, तो ये उसका स्टैंडर्ड है ना। हमें हर एक एक्टिविटी का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। एक वर्कर मेरे यहाँ पे 7 घंटे की शिफ्ट लगाता है, 7 घंटे की शिफ्ट में वो 20 यूनिट प्रोड्यूस कर देता है, तो ये उसका स्टैंडर्ड है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ का यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट किया जा सकता है। आपके यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल आता है, उससे 100 यूनिट्स हम लोग बना लेते हैं, तो जब कभी भी ऐसा नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर यही समझाया गया कि आप हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए इस तरीके के स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हो ताकि आपका आउटपुट मैक्सिमाइज हो। बट सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि ये जो तुमने बिना मतलब के लोग इकट्ठे कर रखे हैं ना, जो तुम्हें जिंदगी में आगे तो नहीं बढ़ने दे रहे लेकिन बार बार तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, जिसकी वजह से जो तुम और 10 एक इंसान गलत चल रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के 10 है वो अच्छे हैं, बट वो एक उन 10 की अच्छाई को तुम्हें लेने नहीं दे रहा है। तो तुम्हें अपने यहाँ पर क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक को अप्लाई करना और एलिमिनेट करना है ऐसी बेकार की चीजों को। तो ऐसे कंपनीज के साथ भी होता है कि आपने 10 तरीके के प्रोडक्ट अपने यहाँ पर जोड़कर रखे हुए हैं, फायदा तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 7 प्रोडक्ट से हो रहा है, 3 प्रोडक्ट तुम बिना मतलब में लेकर बैठे हुए हो, बिना मतलब में तुम उन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो जिससे तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। अननेसेसरी तुमने डाइवर्सिटी ऐड कर रखी है अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हाँ जी हम तो 10 प्रोडक्ट में डील करते हैं। अरे फायदा कितने से हो रहा है? सिर्फ 7 से ना, तो 3 को हटा दो। यही चीज नोकिया, LG, सोनी, इन सभी लोगों ने भी एक टाइम पर करी है। आपने कभी सुना है सोनी के भी मोबाइल फोन्स आया करते थे? सोनी को भी लगता था पहले तो म्यूजिक सिस्टम में ही ज़्यादा हमें सुनने को मिलता था, उसका नाम कैमरा में सुनने को मिलता था, लेकिन उसको लगा कि नहीं यार मोबाइल फ़ोन कंपनीज बहुत मज़े में चल रही हैं, हम भी मज़े करेंगे। वो भी कूद पड़ी इस दरिया के अंदर, और क्या हुआ? दरिया के अंदर फिर डूब गई और बहुत जल्दी पीछे भी हट गई, तो सोनी के मोबाइल फ़ोन्स बंद हो गए। LG के भी मोबाइल फ़ोन्स आया करते थे, कितने लोगों के पास है आज, कितनी दुकानों पे बिक रहे हैं वो। LG अच्छी खासी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में डील कर रही थी, फ्रिज बेच रही थी, AC बेच रही थी, वॉशिंग मशीन बेच रही थी, उसको लगा जी हम भी मोबाइल फ़ोन बेचेंगे। कहाँ है आज?
सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल किया, अननेसेसरी डाइवर्सिटी को हटा दिया। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी वेराइटी, साइजेस, ग्रेड्स। कई बार क्या होता है ना, हम अलग अलग साइजेस में भी चीजों को निकाल देते हैं, तो हटा दो जो बिना मतलब की चीजें हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, सेव होगी आपकी कॉस्ट, आपकी लेबर, आपकी मशीन्स, आपके टूल्स, जिसका इस्तेमाल तुम कहीं और कर सकते हो। तो इससे फुलर यूटिलाइजेशन होगा आपके इक्विपमेंट का, और यहाँ पर आपकी टर्नओवर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दिमाग वहां लगाओगे ना, फिर से रिसोर्सेज भी वहां लगाओगे, पैसा भी वहीं लगाओगे, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। अब ये जो हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे थे, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट को किसी फिक्स टाइप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि डेयरी मिल्क चॉकलेट है ना, अब डेयरी मिल्क के अलग अलग फ्लेवर्स भी आते हैं, अलग अलग साइज में भी आती है, तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि देखो भाई, अगर एक 100 ग्राम ऑफ डेयरी मिल्क है तो उसकी प्राइस हम लोग ये रखेंगे। तो ये प्राइस कैसे डिसाइड कर पा रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ वेट, है ना। कई बार हम फ्लेवर के हिसाब से भी मान लो रख पा रहे हैं। तो हम जब अपने प्रोडक्ट लाइन को किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम यहाँ पर रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके अलावा हमें स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस सेट करना है एंड द क्वालिटी इन मटेरियल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि यार इतना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से 100 यूनिट बन जाती है, तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, नहीं बनेगा तो हमें रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके अलावा हम ऐसे परफॉर्मेंस का भी स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, वर्कर की परफॉर्मेंस का, मशीन की परफॉर्मेंस का। उसके बाद लास्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि ये इंटरचेंजेबिलिटी करता है एस्टैब्लिश बिटवीन द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड मटेरियल्स। मतलब तुम्हें गए एक स्टेशनरी वाले भैया के पास एक पेन लेने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी का, तो भैया ने एक डब्बा निकाला उस कंपनी का जो भी था, उस जिसके अंदर 10 पेन थे। अब उन 10 में से वो कोई सा भी पेन तुम्हें निकाल कर दे दे, क्या ही फर्क पड़ता है? तुमने कहा जी नहीं 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 अंकल, वो वाला नहीं, वो वाला दूसरा वाला निकाल के दो, सेम ही कलर है, सेम ही कंपनी है, सेम ही चलता है, बिल्कुल प्राइस भी सेम है, भाई कोई सा भी दे दो। उन्होंने अगड़ा उड़ा उड़ा करे ले भाई जो सा मर्जी ले ले। इंटरचेंजेबिलिटी है, क्यों? क्योंकि सेम स्टैंडर्ड के हैं सारे। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो, तो ये वाली भी काम हो गया हमारा। आगे बढ़े जरा मेथड स्टडी की तरफ। अब बच्चे मेथड स्टडी की अगर मैं बात करूं तो मेथड स्टडी क्या होता है? देखो मेथड स्टडी के अंदर टेलर साहब ने वही बात बोली कि भाई देखो मेथड स्टडी के अंदर हम लोग यही चीज सोचते हैं कि हमें तो वन बेस्ट मेथड चाहिए किसी भी काम को करने का, किसी भी एक्टिविटी को करने का हम वन बेस्ट मेथड ढूंढेंगे, क्योंकि उसी से हमारी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज होगी, उसी से हम अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, क्वालिटी हमारी इंक्रीज होगी और यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पर वो यही चीज समझाते थे कि मान लो तुम्हें ट्रेनिंग भी देनी है ना अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों को, तो उसके भी अलग अलग मेथड होते हैं। हर लेवल के एम्प्लॉइज को आप सेम मेथड से ट्रेनिंग नहीं दे सकते कि लोअर लेवल वालों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो अलग तरीके से दी जाती है, मिडिल लेवल को ट्रेनिंग दी जाती है अलग तरीके से दी जाती है। सबको डील करने का तरीका अलग है, मेथड अलग अलग होते हैं, बट हाँ हमें बेस्ट मेथड चूज करना है जो टाइम, मनी और एफर्ट को सेव कर जाए। ठीक, उसके बाद आते हैं बेटा मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी होती है, क्योंकि ना जैसे कि तुम नालायक हो, है ना, तुम भी तो थोड़े थोड़े से नालायक हो। मैडम ने तुम्हें कोई काम करने के लिए किसी दिन बोला कि अच्छा बेटा जाओ वहां से उस वाले रूम से ना कॉपीज उठा के ले आओ, ये काम करो, ये वाला काम करके जाओ। अब तुम्हें पीरियड गोली करना था, तो तुम नालायक ऐसे हो कि जो तुम्हारे शॉर्टेस्ट रूट दिख रहा था ना, तुमने उसे तो फॉलो किया नहीं, पूरे स्कूल में चक्कर लगा के घूम घाम के उस रूम तक तुम पहुंच रहे हो। या मैम से पूछेगा कि मैम जरा हम पानी पिए, तो बेटा पानी पीने नहीं जा रहे हो तुम तो मस्ती करने जा रहे हो, तुम्हें तो टाइम वेस्ट करना है, तो तुम अपना मस्त तरीके से घूम घाम के सारे काम कर रहे हो। क्यों? अननेसेसरी मोशंस, अननेसेसरी मूवमेंट्स शो कर रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हें समय बर्बाद करना है। ऐसे कुछ नालायक हमारे फैक्ट्री में बैठे होते हैं। कोई एक वर्कर था, उसे एक पर्टिकुलर टूल चाहिए होता था, रोज चाहिए उसे वो टूल, और दिन में 20 बार वो टूल चाहिए। वो क्या कर रहा है, जब भी उसे टूल की जरूरत पड़ती है उठता है, थोड़ा चलता है, रास्ते में दोस्त यार मिलते हैं, उन्हें बातें बनाता है, टूल रूम से टूल लेकर आता है, इस्तेमाल करता है, फिर जाता है। ऐसे दिन में 20 बार कर रहा है वो, तो 20 बार उसने किया ना समय बर्बाद, तो मैनेजर ने नोट कर लिया उसके अननेसेसरी मूवमेंट्स। क्यों? क्योंकि उसने क्या करी, मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी क्या कहती है, यहाँ हम स्टडी करेंगे तुम्हारे प्रोडक्टिव मूवमेंट्स का, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो ये एक ऐसी साइंस है जहां पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं वेस्टफुल मूवमेंट्स का, जो आपके अननेसेसरी हो रहे हैं, अनप्रोडक्टिव हो रहे हैं, जिसका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, ताकि वर्कर्स को कम समय लगे किसी भी काम को पूरा करने के लिए। ठीक है,
चलो अब टाइम स्टडी क्या कहता है। टाइम स्टडी जब भी बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे बताते हैं कि मैम टाइम स्टडी हमें बताती है कि किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, यानी कि कोई भी अगर एक वेल डिफाइंड जॉब है तो उसको पूरा करने के लिए कितना टाइम हमें लेना होगा, तो ये टाइम स्टडी बताता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव उसके मीनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम स्टडी हम करते क्यों हैं। बेटा टाइम स्टडी हम इसलिए करते हैं कि जब मुझे ये पता चलेगा कि एक वर्कर किसी भी काम को करने में कितना समय ले रहा है, तो जब मेरे सामने एक टारगेट होगा तो मुझे ये समझ में आएगा कि उस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी और उन वर्कर्स को रखने की कितनी कॉस्ट आएगी, उन्हीं वर्कर्स के लिए मुझे क्या क्या इंसेंटिव स्कीम बनानी पड़ेगी। तो ये सारा काम मेरा हो जाएगा अगर मैंने टाइम स्टडी सही से की होगी। तो टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रखने हैं, उनके लिए इंसेंटिव स्कीम क्या बनानी है और हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, ये इसकी की लाइंस हो गई। उसके बाद फैटीग स्टडी, वही जो तुम अभी हो चुके हो, थक चुके हो ना, बिल्कुल थक चुके हो कि मैडम बहुत पढ़ ली है, बहुत पढ़ा लिया आपने, बस करो अब और नहीं पढ़ना हमें। और हम तो पढ़ाएंगे, हम तुम्हें गैप दे दे के इसलिए तो पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम थक जाते हो एक साथ पढ़ के। एक ही सांस में मैं तुम्हें सारे चैप्टर पढ़ा देती तो तुम तो थक जाते ना भाई, तुम्हारा स्टैमिना कम हो जाता। जो स्टैमिना तुम्हारा स्टार्टिंग के 5 मिनट में था वो अभी थोड़ी बचा होगा, धीरे धीरे कम हो रहा होगा ना। क्यों, वो बात अलग है कि तुम्हारी मैडम तुम्हें थकने देती नहीं है, इतने मस्त तरीके से पढ़ाती है, बट फिर भी थोड़ी तो थकान महसूस हो ही रही होगी ना। तो बेटा फैटीग स्टडी भी यही कहती है कि यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल, कि हमारे ये बेचारे वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते करते थक जाते हैं, तो थक जाते हैं तो हमें ज़रूरत है इन्हें ब्रेक देने की। तो कितने टाइम का रेस्ट इंटरवल देना है और कितनी फ्रीक्वेंसी में देना है, ये फैटीग स्टडी बताती है। ठीक है, तो रेस्ट इंटरवल यहाँ पर क्या करेगा, उनकी मदद करेगा कि वो फिर से रीगेन करेंगे अपना खोया हुआ स्टैमिना और फिर से पूरे जोरों शोरों के साथ आके काम करना शुरू कर देंगे। प्लस फैटीग स्टडी का जो रीजन है ना बच्चे, वो हमेशा ये नहीं होता द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, है ना। कई बार हम थका थका महसूस तब भी करते हैं जब हम ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, बॉस के साथ हमारे बनती नहीं है, यानी कि अनकॉर्डियल रिलेशनशिप है। जैसे कि अगर कोई टीचर तुम्हें स्कूल में पसंद नहीं होती तो उसके पीरियड में तुम्हें सबसे ज्यादा नींद आती है ना, तो अनकॉर्डियल रिलेशनशिप हो गया। एक ऐसे एनवायरनमेंट में तुम काम कर रहे हो जिसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो वहां पर भी तुम थका थका महसूस करते हो। कि जैसे गर्मियों में मोस्टली क्या होता है कि क्लासरूम्स में अगर गर्मी लग रही है तो बच्चा अपने पूरे स्टैमिना के साथ पढ़ नहीं पाता, टीचर पढ़ा नहीं पाती है। क्यों, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल हमारे लिए इन्वायरमेंट है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं थकान के। ठीक है, चलो आखिरी टेक्निक क्या थी टेलर साहब की, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलर साहब ने कहा कि मैं अब अपने होनहार और नालायक वर्कर्स को अलग अलग करूंगा। ये होनहार के पीछे छुप जाते हैं नालायक वर्कर्स और पैसा पूरा लेकर जाते हैं। तो उन्होंने कहा जैसा काम वैसा दाम, भाई जो जितना काम करेगा उसी हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या है, डिफरेंट वेज सिस्टम, यूनिट के हिसाब से हमने टारगेट सेट कर दिया, जो उस टारगेट को पूरा करेगा उसका वेज रेट अलग होगा, जो उस टारगेट के बिलो यहाँ पर परफॉर्म करेगा उसका वेज रेट अलग होगा। मतलब जो ज्यादा काम करेगा उसका वेज रेट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि एक एक्स था और एक वाई था, उन्होंने कहा 100 यूनिट या उससे ऊपर बनाओगे, 100 या उससे ऊपर यूनिट बनाओगे तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पैसा देंगे, लेकिन अगर बिलो 100 होगा, बिलो 100 तो 9 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब इसने बनाए 110, इसने बनाए 90, तो यहाँ पर इन दोनों के वेज रेट अलग रहेंगे। 110 पे 10 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे और 90 वाले को 9 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे। देख लो, सिर्फ 10 यूनिट की कमी की वजह से, भाई 100 तक पहुंचने में तो 10 यूनिट ही चाहिए थी, 10 यूनिट की कमी की वजह से उसका पूरा वेज रेट कम हो गया। तो बस टेलर साहब ने यही कहा कि हमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग करना है। So this differentiates the efficient and inefficient workers, which links with the wages and productivity. तो standard output per day यहाँ पे establish कर दिया जाता है और 2 रेट डिसाइड कर दिए जाते हैं। हायर रेट उसको मिलता है जो हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा या वहां तक पहुंच जाता है, और लोअर उनको मिलता है जो इनएफिशिएंट और स्लो वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो समझ गए टेलर साहब की सारी बातें, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताई हमें सारी की सारी बातें। ठीक, चलो अब टेलर साहब का काम तो खत्म हो गया। और एक बात तो मैं तुम्हें टेलर साहब के बारे में बताना ही भूल गई। टेलर साहब थे क्या, भाई बहुत बड़े आदमी थे। टेलर साहब थे अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर साहब, साइंटिस्ट साहब, और ये देखो मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं ये। अब आ गए हमारे हेनरी फ्योल।
हेनरी फ्योल थे हमारे माइनिंग इंजीनियर, इंजीनियर ये भी थे, कम ये भी नहीं थे, और इसलिए तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बना डाले। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे हेनरी फ्योल साहब के, जो कि एक माइनिंग इंजीनियर रह चुके थे, उनके 14 प्रिंसिपल्स। अब पहला प्रिंसिपल क्या है बच्चे, एक्रोनिम बता देगा क्या कोई मुझे? मेरे कमेंट बॉक्स में फ्योल्स के प्रिंसिपल्स की बहुत बार बता चुकी हूँ और अभी स्टार्टिंग में भी दिए मैं तुम्हें। लिख रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, लिख रहे हो ना? प्लीज़ कमेंट में बता देना। आपकी मैम रिक्वेस्ट कर रही है आपसे, प्लीज़ कमेंट में एक्टिव रहना और मुझे बताते रहना कि हाँ मैम हम यहीं पर हैं, हम सारा लेक्चर सुन रहे हैं और सारी बातें हमें समझ में आ रही है। बेटा आखिरी पेपर है, आखिरी पेपर बहुत जोरदार देकर आना है, बढ़िया तरीके से देकर आना है। अब मतलब ये नहीं करना कि नहीं यार अब तो हम थक गए, थकना नहीं है। अभी तो एक और जंग बाकी है तुम्हारी, तुम्हें कॉलेज तक पहुंचाना है, तुम्हें तुम्हारे ड्रीम प्रोफेशन तक हम लोगों को पहुंचाना है, तो अभी तो हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो तो बच्चे पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क। हमारे फ्योल साहब ने ये कहा कि देखो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम होता है करने के लिए। अब तुम सोचो एक ही बंदा सारे काम कर ले, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली बात तो काम को स्मॉल और मैनेजेबल टास्क में बांटो। मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है तुमने अलग अलग लोग भी ढूंढ लिए लेकिन उनके ऊपर बहुत सारा काम तुमने थोप दिया, ऐसा भी नहीं। स्मॉल और मैनेजेबल टास्क में सारे काम को बांटो और हर किसी को काम बांटो उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। ऐसा किसी और ने भी कहा था ना, टेलर साहब ने। किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में बता देना कहाँ कहा था टेलर साहब ने ये, ठीक है। बोला था ना फ्योल साहब का एक प्रिंसिपल आएगा जिसमें टेलर वाली बात याद आएगी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो देखो इन्होंने कहा वर्क जो है वो स्मॉल टास्क में डिवाइड होना चाहिए और ट्रेंड स्पेशलिस्ट को ही यहाँ पर काम देना चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। क्यों? अब ये बात उन्होंने क्यों बोली? क्योंकि देखो जब आप एक काम एक ही बंदे को सौंप रहे हो तो रिपीटेशन आएगी परफॉर्मेंस के अंदर, और रिपीटेशन की वजह से जब आप डेली बेसिस पर बच्चे एक ही काम करोगे ना, अगर तुम एक ही चैप्टर को रोज याद करोगे ना भाई साहब, तुम मास्टर हो जाओगे उसके अंदर, बिल्कुल मास्टर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। किसी भी चीज को करने में, किसी एक क्वेश्चन को करने में आज तुम्हें आधा घंटा लग रहा है, जब तुम उसको लगातार 5 दिन तक करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम 5 मिनट में उस क्वेश्चन को कर डालोगे, 2 मिनट में भी कर डालोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन सब कुछ आ चुका होगा उसके अंदर। तो फ्योल साहब जी ने यही बोला कि जब काम को बांटा जाता है इस तरीके से तो स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी हमें मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बात अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी होती है राइट टू कमांड। हमारे पास ये राइट है कि हम किसी को कमांड दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी काम हमें सौंपा गया है उस काम को हमें पूरा करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन में मान लो मैं किसी को अथॉरिटी तो ज्यादा दे रही हूँ, उतना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही, मतलब उसको मैंने पावर तो बहुत दे दी है लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियां उतनी नहीं है। तो बेटा जब लोगों के हाथों में पावर ज्यादा आ जाती है और उनके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें नहीं मिलती ना, तो वो कर जाते हैं मिसयूज अथॉरिटी का, है ना। भाई तुम्हारे पापा ने कहा कि बेटा आपको क्या करना है, आपको 2 दिन हम आपको घर पे अकेले छोड़कर जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब पावर दे दी कि बेटा तिजोरी की चाबी रखी हुई है ड्रॉर में, ध्यान रखना। अब तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ में और उसमें बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिल डगमगाएगा और मन करेगा कि तिजोरी की चाबी निकाले, पैसे निकाले और अब तो 2 दिन खूब मस्त होकर पार्टी करें। मिसयूज है ना अथॉरिटी का। बट वहीं पर अगर अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, कंधों पर जिम्मेदारी तो तुमने बहुत दे दी पर काम करने की पावर नहीं दी है। पापा ने 10 काम बता दिए पर उस 10 काम को करने के लिए तिजोरी की चाबी की सच में जरूरत थी, गाड़ी की चाबी की भी जरूरत थी, क्योंकि काम बाहर जाकर भी करके आना था। बट वो अथॉरिटी नहीं दी कि मेरे से पूछे बिना ये काम कर नहीं सकते तुम, तो भाई वो काम कैसे पूरा होगा। तो ऐसे में जो ऑब्जेक्टिव है, जो टास्क है, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो क्या कहा फिर फ्योल साहब ने कि देखो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंस होना चाहिए कि जितनी जिम्मेदारी दे रहे हो उतनी ही पावर दो, ना ज्यादा दो ना कम दो। देयर शुड बी अ पैरिटी। पैरिटी का मतलब ही क्या है? यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि एक तराजू है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक द डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, और देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन, ये की लाइन है, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देने से काम नहीं चलेगा और अथॉरिटी ही ज्यादा दे देने से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे डिसिप्लिन पे। अब डिसिप्लिन क्या है? वही कि जैसे टीचर क्लास में एंटर हो बिल्कुल मुंह पे उंगली रखकर बैठ जाना है और बिल्कुल बात नहीं करनी है, पर हाँ नीचे रख के फोन जरूर चलाना है। इसे बोलते हैं डिसिप्लिन।
देखो बच्चों, जब भी हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन का मतलब डेफिनेटली है ऑबिडियंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी नियम कानून है भाई उसको आपको पालन तो करना है। बट जब हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट बात करते हैं ना, तो 3 बातें हम और बोलते हैं कि व्हाट इज डिसिप्लिन। हम कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हर लेवल पर जो सुपीरियर्स होते हैं ना, वो पहली बात तो अच्छे होने चाहिए, मेरी तरह होने चाहिए, सारे लेवल्स पे सुपीरियर्स बढ़िया एकदम मस्त वाले, है ना, कि ऐसे सुपीरियर्स हों जो अपने वर्कर्स के साथ मिलकर काम करें, जो ये समझे कि यार देखो ये वर्कर्स भी हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इनके साथ मिलकर हमें चलना है। और दूसरी बात क्या, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए। एग्रीमेंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, यानी क्लियर से मतलब है कि सबको समझ आए हो, मैनेजमेंट को भी समझ आया हो, वर्कर को भी समझ आया हो, और फेयर होने चाहिए, यानी कि दोनों पार्टी के पक्ष में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, और कई अगर इस एग्रीमेंट में लिखी हुई बातों को नहीं फॉलो करता है तो उससे जुड़ी हुई पेनल्टीज यहाँ पर उसको जो है भरनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आपको आपके कमिटमेंट्स को पूरा करने के बारे में बात करते हैं कि अगर आप किसी के साथ एक एग्रीमेंट में आए हो, आपने वादा किया है, तो उस वादे को निभाओ ना, अपनी बात पर हो, अपने कमिटमेंट को पूरा करो। बोथ शुड ऑनर देयर कमिटमेंट, दोनों को अपने अपने कमिटमेंट्स को यहाँ पर पूरा करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। एक ही की बात सुनो, एक काम के लिए एक ही की बात सुननी है आपको। तो हमारे जो फ्योल साहब है वो भी ये कहते थे कि यार तुम लोग पता क्या करते हो, एक ही काम को करने के लिए ना 10 लोगों से राय लेना शुरू कर देते हो। अब 10 लोग अगर आकर तुम्हें एक ही बात के लिए राय देंगे ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी बात को माने। हर कोई तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये भी बात सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। अब तुम किसकी बात मानो, ये चीज तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर फ्योल साहब जी ने ये समझाया कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस, सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अब हमारे सेल्स मैन को फाइनेंस मैनेजर ने कहा कि भाई दे देना 5% का डिस्काउंट, मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है 10% का डिस्काउंट दे देना, बेचारा कंफ्यूज हो गया ना, दोनों ही मैनेजर है, दोनों की मैं बात कैसे टालूं। तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, कमांड में ही यूनिटी नहीं थी। तो एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, अदरवाइज इट विल क्रिएट द कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो, उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो कमांड में तो यूनिटी आ गई, लेकिन डायरेक्शन में भी तो यूनिटी होनी चाहिए। तो यहां पर उन्होंने बोला वन हेड शुड हैव वन प्लान, यानी कि जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है ना हमारी, हमने जैसे कि डिपार्टमेंट्स बनाए, तो हर एक डिपार्टमेंट को हमने एक ऑब्जेक्टिव दिया। तो हमने एक ऑब्जेक्टिव क्यों दिया कि एक हेड का एक ही प्लान है। अल्टीमेटली सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कॉमन डायरेक्शन है वो एक ही है। ठीक है, सो ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, सेम ही ऑब्जेक्टिव की तरफ सब लोग जा रहे हैं अपने कोऑर्डिनेटेड और फोकस्ड एफर्ट के थ्रू। सो ये है आपकी की लाइन यहाँ पर, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। तो एक ही हेड होना चाहिए और उनका एक ही प्लान होना चाहिए। तो इसी से आएगा आपका यूनिटी ऑफ एक्शन, और ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होगी। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड में डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होगा, ऐसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फिर ओवरलैपिंग नहीं होगी। उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि सबऑर्डिनेशन का मतलब पहली बात तो ये होता है सेकंड नंबर, किसी के अंडर जब आप काम करते हो। तो 2 तरीके के हम कहते हैं कि इंटरेस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि कह सकते हो 2 तरीके के पक्ष हैं। एक है हमारा जनरल इंटरेस्ट, यानी कि एक तरफ तो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है, उससे जुड़े हुए लोग खड़े हुए हैं, और एक तरफ है हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि एक अकेला व्यक्ति खड़ा है। एक अकेला व्यक्ति हाई सैलरी की मांग कर रहा है, और उसकी हाई सैलरी की वजह से बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उनके साथ गलत हो सकता है, उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हम किसकी बात सुने, एक की या सबकी? हम किसका भला सोचेंगे, एक का या सबका? सबका, यानी कि हमने उसको सबऑर्डिनेट कर दिया। हमने कहा जी पहले जनरल इंटरेस्ट है फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। तो यही बात समझाई फ्योल साहब ने कि कभी भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कहीं भी आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है, तो वहां पर प्रियोरिटी जनरल इंटरेस्ट को जाएगी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं जाएगी। तो द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक द प्रियोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, कि अगर कोई एक व्यक्ति कुछ कह रहा है और सारे मिलकर कुछ कह रहे हैं तो सबके हित के बारे में आपको सोचना है। तो सिंपल वर्ड्स में ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है बच्चे रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज।
पैसा कैसा होना चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल, जस्ट एंड इक्विटेबल। अब जस्ट एंड इक्विटेबल से मतलब क्या है कि देखो आप अपने यहाँ पर वर्कर्स को काम करने के लिए रख रहे हो, एटलीस्ट उनको यार उतनी सैलरी तो दो ना कि वो अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो। भाई आप उसको उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं दे रहे, आप उसको इतनी सैलरी नहीं दे रहे कि वो अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, प्लस वो सैलरी ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी में आती हो। आपने कहा जी हमारे एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड तो 1 लाख रुपए की सैलरी में मेंटेन होता है, पर उतनी हमारी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो ये गलत है। रेम्यूनरेशन ऐसा हो देने वाला भी खुश और जिसको रेम्यूनरेशन मिले वो भी खुश, जिसकी जेब से निकला वो भी वो पैसा देकर खुश है और जिसकी जेब में पैसा आया वो भी उस पैसे को लेकर खुश है। रेम्यूनरेशन ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए इसको हमने वर्ड दिया जस्ट एंड इक्विटेबल, दोनों पार्टीज के पक्ष में भी हो और फेयर होना चाहिए, ठीक है। सो द ओवरऑल पे एंड कंपेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के हित में होगा ये रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस दी जाएंगी ताकि वो अपना एक रीजनेबल स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएगा और ये हमारी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब बेटा सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो सेंटर पॉइंट हमेशा किसी भी चीज का एक ही होता है, तो जब सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक ही जगह पर केंद्रित है, यानी कि एक ही जगह पर है और वो एक जगह क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो हम कहेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है, पत्ता भी नहीं हिल रहा उनके बिना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। बट अगर वही सेंटर हमने हटा दिया, हमने कहा जहां काम हो रहा है सेंटर वही है, मतलब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि हमने क्या किया, वही अपनी अथॉरिटी को सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ बांट दिया कि अपने अपने काम से रिलेटेड सभी लोगों के पास अधिकार है, जिसके पास जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी के हिसाब से हमने उसको अथॉरिटी बांट दी कि अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हो, मेन चीजें हम अपने पास रख रहे हैं और बाकी चीजें आप लोगों को दे रहे हैं। तो ये एक बैलेंस है बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड होता है तो भी थोड़ी सी दिक्कत है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में चल जाता है लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चल पाता है। और पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करना तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि हल्ला मच जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम मेन डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखते हैं और जो रूटीन वर्क्स होते हैं उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कि जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसी के पास है, किसी का मतलब क्या है यहाँ पे टॉप लेवल के पास, बट वहीं पे अगर उसका हमने डिस्पर्सल यानी कि हमने उसको बांट दिया एक से ज्यादा लोगों के बीच में, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। दोनों ही चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होकर नहीं चलाया जा सकता। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्केलर चेन की तरफ। तो बच्चे स्केलर चेन कुछ इस तरीके का होता है, जरा मैं आपको बता दूं अगर मुझे थोड़ी सी कहीं पर जगह मिले तो। ये देखो, ये इस तरीके से आपने चेन ऑफ कमांड हमारी पढ़ी होगी, जहां पर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। नॉर्मली जब हम कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो इसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि मान लो अगर बी को सी से बात करनी है, सॉरी डी को सी से बात करनी है, तो डी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए सी को बताएगा, और उसके बाद ये रिवर्स में भी ऐसे ही जाएगा कि फिर जो रिप्लाई है सी ए को बताएगा, ए बी को बताएगा और बी डी को बताएगा। तो फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी तो यही है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बात की जाती है। बट समटाइम्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इमरजेंसी आ जाए, अब इमरजेंसी के टाइम पे अगर इतना हम लोग समय लेंगे ना तो काम नहीं चलेगा, तो ऐसे में हम एक शॉर्टेस्ट रूट का इस्तेमाल करते हैं विच इज नोन एज गैंग प्लैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जिसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। पर ये कब इस्तेमाल होता है, सिर्फ ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जहां पर दो सेम लेवल के एम्प्लॉयज बात कर सकते हैं, इसलिए इसको शॉर्टेस्ट रूट कहा गया। कि अब अगर डी को सी से बात करनी है तो डी डायरेक्टली पहले ई से बात कर लेगा, ई सी से बात कर लेगा, तो ये जो दो लोगों का और इन्वॉल्वमेंट हो रहा था बीच में वो हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। तो ये होता है हमारा गैंग प्लैंक, जो किसमें यूज होता है, स्केलर चेन में। तो स्केलर चेन क्या है हमारे पास, स्केलर चेन हमारी फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन है जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होती है और रेंज करती है हाईएस्ट टू द लोवेस्ट। मतलब जैसे कि मैंने लिखा था ना ए बी, तो ए बी का सुपीरियर है, बी डी का सुपीरियर है, पर जो बी है वो ए का सबऑर्डिनेट भी है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट लेवल पर है वो हायर अथॉरिटी के साथ है तो वो सुपीरियर है, जो लोअर लेवल पर है वो फिर सबऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, गैंग प्लैंक। उसके बाद आता है बेटा ऑर्डर। सबसे ज्यादा गलत लिखते हैं बच्चे इसका आंसर ऑर्डर का, क्योंकि ऑर्डर सुनते ही बच्चे के माइंड में आता है कि ये क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस।
यहाँ ऑर्डर का मतलब इंस्ट्रक्शन से नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ऑर्डर से मतलब है अरेंजमेंट से। दो तरीके का आपको यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, दो चीजों का बेसिकली, मटीरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटीरियल ऑर्डर का मतलब है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि सभी चीजें, एवरीथिंग मस्ट बी एट इट्स प्लेस, सब चीजें अपनी अपनी जगह पर हो, यानी कि मशीनें, टूल्स वगैरह, ये सब चीजें अपनी जगह पर होनी चाहिए ताकि वर्कर का टाइम वेस्ट ना हो उसको ढूंढने में। एवरीवन शुड बी एट इट्स प्लेस, यानी कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी सभी लोग अपनी अपनी जगह पर हों, ताकि किसी सबऑर्डिनेट को, किसी सुपीरियर से कोई सजेशन लेना है, कोई बात करनी है, तो उसे भी उसे ढूंढना ना पड़े। ठीक है, सो ऑर्डर का मतलब क्या है, पीपल एंड मटीरियल शुड बी इट्स सुटेबल प्लेसेस। तभी आपके स्कूल्स में भी आपने देखा होगा हर एक के जो अपने अपने कैबिन्स बने हैं, आपको भी आपके क्लासरूम्स अलॉटेड होती हैं। वो क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर प्रिंसिपल हम लोग वहां पर मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और इसी से होगी हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज। कब? जब एवरीथिंग और एवरीवन कहाँ होंगे? अपने अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पर। ठीक, उसके बाद आती है बेटा इक्विटी की बात। इक्विटी बहुत अच्छी चीज है। देखो, आपको यहाँ पर मैनेजर को ये समझाया गया कि जब आप अपने वर्कर से यहाँ पर बात करते हो, दो सेम लेवल के वर्कर्स हैं तो उनको सेम पे दी जाएगी, अलग अलग पे नहीं दी जाएगी। चाहे उसमें से एक वर्कर आपका दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे उसमें से एक वर्कर आपकी सहेली ही क्यों ना हो, आप उसके दोनों के साथ बात करने का तरीका आपका सेम होना चाहिए, दोनों की पे सेम होनी चाहिए। किसी भी तरीके से आप किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, ना ही कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कलर, किसी भी चीज के बेसिस पर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि इक्विटी का मतलब है गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड। फेयरनेस रखनी है एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉयज को ट्रीट करना है फेयरली जितना भी आप कर सकते हो, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर तरीके के जो मतलब पार्शियलिटी है, फेवरिज्म है, इससे दूर होना चाहिए। आप यहाँ पे जस्टिस के साथ काम करते हो, कोई भी वर्कर को यहाँ पर आपको बिना मतलब में ना तो फेवर करना है, ना ही बिना मतलब में उसको पनिशमेंट देनी है। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है, जहां पर ये बताया जाता है कि हमारे पर्सनल यानी कि एम्प्लॉयज का जो काम करने का जो टाइम पीरियड है, जो टेन्योर है बेसिकली, वो स्टेबल होना चाहिए। आज 4 दिन हुए उस वर्कर को काम करते हुए, 4 दिन में ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे दे, और तुमने 4 दिन के बेसिस पर उसको काम से निकाल दिया, ये गलत है। आपको टर्नओवर मिनिमाइज करनी है, निकालना नहीं है लेबर्स को इतनी जल्दी जल्दी, उनको एक रीजनेबल टाइम पीरियड देना है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर क्या कर सके, शो कर सके। प्लस आप लगातार ऐसे बार बार एम्प्लॉयज को निकालते रहोगे तो आपका भी नुकसान है, हर टाइम आपको एक नया वर्कर ढूंढना पड़ेगा, तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट आएगी, जब तक नया वर्कर नहीं मिलेगा आपको प्रोडक्टिविटी आपकी इफेक्ट होगी, काम स्टार्ट नहीं होगा। फिर एक नया वर्कर जब काम करना सीखता है तो उसको भी समय लगता है उस काम को एकदम से, मतलब भाई काम सीखने में समय लगेगा ना, क्योंकि हर जगह पर अलग तरीके से काम होता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में समझाया गया कि एम्प्लॉयज के टर्नओवर को आपको मिनिमाइज करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ सके। यहाँ पर आप जब भी पर्सनल को सिलेक्ट करते हो या अपॉइंट करते हो तो पहली बात तो आप एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करके करते हो, और सिलेक्टेड पर्सन को जब आप रख रहे हो तो कोई एक मिनिमम टेन्योर तो दो उसे। जैसे कि आजकल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं कि यार 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसको समय दो उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, लिख लेना, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, कि अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम करना है तो कोई आपके कान में आके ये बात कहे ना, आप खुद आगे बढ़कर पहला कदम बढ़ाओ और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो। तो ऐसे में उनको ये बोला गया कि अगर कभी भी आप कोई सजेशन लेकर हमारे पास आते हैं ना, तो हम आपके सजेशन का वेलकम करेंगे, और अगर आपका सजेशन से हमें कोई फायदा होगा तो हम आपको रिवॉर्ड करेंगे। ये बात टेलर के भी किसी एक प्रिंसिपल में कही गई थी, मुझे नाम बता देना कहाँ कही गई थी। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल में। तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल जो है सजेशंस को क्या कहता है, इन्वाइट करता है। अच्छा सजेशन होगा हम आपको जरूर रिवॉर्ड देंगे, तो उसे बोलते हैं इनिशिएटिव। एस्पिरिट डिकॉप्स, भाई मिलजुल कर रहना है। यहाँ मिलजुल कर रहने के बारे में बात होती है कि आपको ये नहीं कहना कि मैंने ये काम किया, हमने ये काम किया है। वी, आई को रिप्लेस करना है वी से। म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलोंगिंगनेस, टीम स्पिरिट, 3 कीवर्ड्स हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलोंगिंगनेस, टीम स्पिरिट, इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर काम करना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार ये मेरा काम था, मैंने तो अपना कर दिया। अगर आपके ग्रुप का कोई बंदा बीमार पड़ गया तो उसका काम आपस में बांट लो, ग्रुप टारगेट अचीव करना है, सिर्फ अपना अपना काम नहीं करना है। दिस इज द एस्पिरिट डिकॉप्स। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे। अब छोटे छोटे से कुछ डिफरेंस है, फटाफट देख लो और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो,
हम अगर हेनरी फ्योल साहब की बात करें तो उन्होंने सब कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से किया है। टेलर साहब साइंटिस्ट थे तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स किए। इनका फोकस था कि मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना है, बट टेलर साहब ना प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। एप्लीकेबिलिटी ये हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि टेलर साहब के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ कुछ सिचुएशन में ही आप यूज कर सकते हो। इनका जो पर्सपेक्टिव था कि टॉप लेवल, इन्होंने कहा था कि हम जो बड़े लोग हैं ना पहले इनको सुधारेंगे, लेकिन टेलर साहब ने लोअर लेवल और शॉप फ्लोर यानी कि लोअर लेवल पे कैसे काम को ठीक किया जा सकता है ये उस पे काम कर रहे थे। पर्सनालिटी की बात करूं तो ये रिसर्चर थे, प्रैक्टिशनर थे, इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। वहीं पे FW टेलर साइंटिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ह्यूमन एलिमेंट की बात करें तो इनका ज्यादातर ध्यान ह्यूमन एलिमेंट पे ही था, आपने देखा भी होगा, रेम्यूनरेशन की बात करी, इक्विटी की बात करी। वहीं पे इनका जो मेन फोकस था वो प्रोडक्शन और एफिशिएंसी पे, तभी तो मोशन स्टडी पढ़ रहे थे, फैटिग स्टडी पढ़ रहे थे। ठीक, अब दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। मीनिंग तो आप लोगों को पता चल ही चुका है कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो एक ही जने से रिसीव होना चाहिए, वन सुपीरियर से, और यहाँ पर सेम ऑब्जेक्टिव का वन हेड और वन प्लान होना चाहिए। पर्पस है कि डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, कंफ्यूजन नहीं करनी है, दो लोग एक ही बंदे को यहाँ पर ऑर्डर ना दें। यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। इम्प्लीकेशन, अगर यूनिटी ऑफ कमांड आप फॉलो नहीं करते तो ये सिर्फ उसे इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट कर रहा है जिसके माइंड में कंफ्यूजन हुआ, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से ना पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका पूरा एक ग्रुप है जो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो बच्चों बस यही है चैप्टर नंबर 2 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से, तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना। मैंने जितनी मेहनत से समय लगाकर तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाया है, क्योंकि मैंने बोला ना मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ कि जैसे मेरे को लग रहा है तुम जीरो से पढ़ रहे हो, पर मैं तुम्हें हीरो तक पहुंचा रही हूँ। सेकेंड चैप्टर के लिए मैंने तुम्हें हीरो बना दिया है, पर तुम्हें क्या करना है, जितना समय मैंने लगाया मेहनत करिए, तुम्हें भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, चैप्टर को पढ़ना है, सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ये चैप्टर कैसा लगा और समझ आ गया या नहीं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ पूरे जोश के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।